बच्चों आज देखते हैं, अभी थोड़ी देर पहले सर लाइव क्लास चली थी तो उसमें से क्लियरिटी नहीं आई थी। तो आपका आज का जो चैप्टर था वेब ऑप्टिक्स के चैप्टर से, तो उससे रिलेटिव जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि उसमें क्लियरिटी नहीं चल पाई थी। और इसके बाद में इसकी डिफरेंसेस जो होंगी इस चैप्टर की वो भी आपको इम्पोर्टेंट से बता देंगे। सबसे पहले चलते हैं सवाल की ओर। इसका जो न्यूमेरिकल है, तो रिलेटिव न्यूमेरिकल कौन कौन से होते हैं, जैसे इसके जो कई बार पूछे गए क्वेश्चन है इस चैप्टर में, तो वो दिया गया। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है, इसमें दिया गया है कि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के सतह पर आपतित होता है। इसमें से प्रत्येक की तरंगदैर्घ्य एवं चाल ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, और संभवतः आपको क्वेश्चन आपने चैप्टर पढ़ा भी होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा। अच्छा, क्या क्या है इसमें ये आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के सतह पर आपतित होकर, है ना। तो अब इससे पूछा क्या गया, सबसे पहले हम देखेंगे क्या हमें क्या ज्ञात करना है, तरंग दैर्घ्य एवं चाल। ओके, दो चीजें हमको निकालनी है, कौन कौन सी, तरंग दैर्घ्य और चाल। तो तरंग दैर्घ्य और चाल कौन सी हो जाएंगी, एक ये मान निकालना आपको और एक मान निकालना हमको ये। और दो भागों में प्रकाश आपका कैसा है, एक अपवर्तित प्रकाश है और दूसरा आपका है परावर्तित प्रकाश। ओके, तो चलो क्वेश्चन की ओर बढ़ते, तो क्वेश्चन की ओर देखते बेटा क्या हुआ कि आपतित प्रकाश जो है किसमें, वायु में। आपतित या आम कह दे, ये बात कह दें कि आपतित तरंगदैर्घ्य कौन है, तो आपतित तरंगदैर्घ्य को सबसे पहले पहचानेंगे। तो सॉल्व करना अगर शुरू करें तो होता है हल। किस टाइप से हल होगा आपका कि आपतित, ठीक है ना, आपतित तरंग दैर्घ्य, आपतित तरंग दैर्घ्य। ओके, आप अच्छा ये तरंग दैर्घ्य क्या कहलाता है, लेमडा आपतित, यानी ए मान लेते हो वायु के साथ, इसको एयर है ना, मान क्या हो गया। अच्छा, ए क्यों लिखा, ए जानना जरूरी है, क्यों लिखा, ए लिखा वायु के कारण, एयर, AIR एयर, पहला वर्ड ए, इसी लिखा एयर। कितना है बेटा इसका, 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। और दूसरा अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, अब अपवर्तनांक क्या कहलाता है आपका, अपवर्तनांक कहलाता है आपका एन, क्या कहलाता है आपका एन। तो अपवर्तनांक हो गया 1.5, ठीक, दो मान हो गया अभी क्लियर। अब क्या पूछा, यदि कांच में अपवर्तित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, किसमें, ये बात किसकी कर रहा था, ये बात कर रहा था वायु की, किसकी, वायु की। अब बात किसकी कर रहा है, कांच की, किसकी, कांच। तो कांच में अपवर्तित क्या होगा बेटा, अपवर्तित तरंग दैर्घ्य, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बेटा आपका, कांच में अपवर्तित तरंग दैर्घ्य, तो ये कहलाता है बेटा तरंग दैर्घ्य, तो फिर वही है लेमडा है। अब है क्या बेटा, कांच, क्या है आपका, कांच। कांच को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्लास, ग्लास ही तो कहा जाता ना। अब ग्लास को क्या कहेंगे, जी, तो ये क्या हो गया, लेमडा जी। ओके, अब ये दो भाग आपके हो गए, ठीक। पूछा क्या उसने, सबसे पहले एन का मान निकालते। देखो एक बात और आपको बताए, कभी भी अगर आपका पूर्णांक पूछा जाए तो जो मान आपके दिए गए, जैसे एन बराबर, पहला मान आपका क्या, वायु है। अरे भैया, जब वायु में ही तो कांच उपस्थित होगी ना, तो जब वायु में कांच उपस्थित होगी तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेमडा ए और नीचे हो जाएगा लेमडा जी, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि क्या आप अपवर्तनांक बराबर क्या हो गया बेटा, किसी भी माध्यम की जो तरंग दैर्घ्य है वो वायु के सापेक्ष कांच की तरंग दैर्घ्य, ये तो पूछा गया। अब आपको करना क्या है, किसका मान दिया गया, किसका आपको निकालना है, कांच के सापेक्ष निकालना था आपको। कांच की सतह से आपतित होता है तो प्रत्येक की तरंग दैर्घ्य, किसकी, कांच की, किसकी बेटा, कांच की। तो कांच के लिए बेटा लेमडा जी का मान पूछा है, तो फार्मूला क्या हुआ, एन बराबर लेमडा अपॉन लेमडा जी। तो हम लेमडा जी को ऊपर कर देते, एन को कर देते नीचे, तो क्या होगा बेटा, लेमडा जी बराबर
लैम्डा ए अपॉन एम। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? सब होता, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसका मान कितना है लैम्डा ए का? 6000 एंगस्ट्रॉन है ना, बटे, देखो अगर ये मान एंगस्ट्रॉम में है तो आप इसी में बनाए रखो, क्योंकि दूसरी हमें तरंगदैर्घ्य ही निकालनी है ना। जब दूसरी निकाली तो हम ऐसे ही बनाए रखे। नीचे इसका मान क्या हो गया इनका? 1.5। ठीक, तो लैम्डा जी बराबर, इसमें 0.1 अंक पर है तो 1 जीरो ऊपर बढ़ा दिया। जब 1 जीरो ऊपर बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा? 6000, ये 1 जीरो ऊपर बढ़ गया, नीचे हो गया 15। अब बेटा 15 से जरा इसको काट दे बेटा, कितना होगा? कैंसिल कर दो या डिवाइड कर देते हैं इसको, तो 15 चक्को 60, 1 2 3 जीरो है ना। तो कुल मिला के आपका आंसर कितना गया? 4000 एंगस्ट्रॉम। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी? संभवतः आपको सबको समझ में आ गया होगा बेटा कि मान कितना हो गया इसका। लैम्डा जी का मान, या यूं कह लें कांच में अपवर्तित तरंगदैर्घ्य का मान 4000 एंगस्ट्रॉम है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? तथा अब इसका दूसरी भाग की ओर चलते हैं। दूसरा भाग क्या पूछा उसने? दूसरा भाग पूछा था चाल। क्या पूछा है बेटा? चाल। अब चाल क्या होगी? चाल में आपको मान निकालना n बराबर c अपॉन वी। पढ़ा होगा फार्मूला आपने, n बराबर c अपॉन वी। अब आपको बता दे बेटा n बराबर c अपॉन वी है, तो अगर हमें v का मान निकालना भाई, देखो c का मान कांस्टेंट वैल्यू है। c है क्या? पहले तो सबसे पहले जाने c क्या है। c बराबर है परावर्तित, क्या बेटा? परावर्तित प्रकाश की वायु में चाल। क्या है? c बराबर परावर्तित प्रकाश की वायु में चाल, जिसको कहते हैं क्या बेटा? इस अब क्या कहा गया c को? परावर्तित प्रकाश की वायु में चाल। इसका मान आप सभी को मालूम होगा, कितना होता है बेटा? 3 × 10⁸ 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना बेटा? c का मान परावर्तित प्रकाश की वायु में चाल, जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इतनी क्लियर होगी बात? अब आते हैं बेटा, मान निकालते हैं v का। v को ऊपर कर देते हैं, n को कर देते हैं नीचे। तो जब v ऊपर गया, v बराबर, तो v बराबर क्या हो गया? c अपॉन n। ठीक है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छा, c का मान कितना है? 3 × 10⁸ और n का मान 1.5। ओके, अब क्या करना आपको बेटा? एक अंक का दशमलव हटेगा तो 1 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। जब एक का दशमलव हटा तो 1 जीरो ऊपर बढ़ गया। तो इस तरीके से 3 से बना ये 30, 3 से कैसे बना? 30, और 1.5 से बना 15। अब 15 का अगर हम 30 में भाग दे दें तो 15 दूनी 30, 15 का 30 में भाग दे दिया, कितना आ गया? 2। तो इस तरीके से चाल कितनी आ गई आपकी? चाल आ गई 2 × 10⁸, और क्या मात्रक बनेगा बेटा इसका भी? चाल का मात्रक आपका क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरीके से आपके 2 आंसर बने। कौन से 2 आंसर बने आपके? पहला बना आपका v बराबर 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और ऊपर वाला जो दूसरा, इससे पहला वाला जो आंसर था वो कितना था बेटा आपका? लैम्डा जी बराबर 4000 एंगस्ट्रॉम। संभवतः आपके समझ में आ गया होगा। क्या था बेटा? सबसे पहले तरंगदैर्घ्य का मान पूछा गया था। तो जो तरंगदैर्घ्य थी आपकी 6000 एंगस्ट्रॉम, एक वर्णीय प्रकाश, एक ही रंग, एक ही वर्ण। अच्छा, एक बात और आपको बता दें, अभी संभवतः आपको डिफरेंशियल में बताएंगे बेटा कि जो आपका दिया हुआ मान था एक वर्णीय और द्विझरी या द्विवर्णीय, तो ये कैसा होता है? जिसमें आपका व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण, देखो विवर्तन और व्यतिकरण 2 भाग है ना, विवर्तन है और व्यतिकरण है। तो विवर्तन कैसा होता है बेटा? विवर्तन आपका एक वर्णीय आ जाता है, और व्यतिकरण आपका कैसा होता है? द्विवर्णीय हो जाता है, द्विझरी के अंतर्गत आता है। तो काफ़ी डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है ये। फिलहाल आप सवाल की ओर देख रहे थे कि इसमें आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और परावर्तित प्रकाश पूछी है। आपतित तरंगदैर्घ्य लैम्डा ए थी, ये वायु के सापेक्ष है तो इसे लैम्डा ए कहा गया। इसका मान था 6000 एंगस्ट्रॉम। अपवर्तनांक का मान था 1.5।
कांच में आप परावर्तित तरंग दैर्घ्य लेमडा जी का मान पूछा गया था। एन बराबर फार्मूला होता है लेमडा अपॉन लेमडा जी, जिसमें लेमडा जी बराबर हो गया लेमडा अपॉन एन। इसका मान हो गया 6000, इसका मान हो गया 1.5। इसमें दशमलव हटा दिया तो एक जीरो इधर बढ़ा दिया, ऊपर बढ़ गया। अब जब 15 का भाग इसमें दिया तो आंसर आया आपका 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना। फिर नीचे आ जाते हैं, नीचे बेटा यही टाइप का है दूसरा पार्ट इसका, एन बराबर सी अपॉन वी। सी क्या है? परावर्तित प्रकाश की वायु में चाल, जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो वी बराबर क्या हो गया? सी बटे एन। अब सी क्या हुआ? 3 × 10⁸ और एन का मान हो गया 1.5। दशमलव उठ गया, जीरो बढ़ गया। अब 15 का भाग 30 में देते तो 15 दूनी 30, 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इस टाइप से आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आप बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और आपको अच्छे से तैयारी करनी, क्योंकि अब आपको एक तरीके से आपका माइंड फ्रेश हो चुका होगा, क्योंकि संभवतः कई कॉलेजों में या आपके कॉलेज में वाइवा से आप फ्री हो चुके होंगे, वाइवा आपका हो चुका होगा, है ना। तो अब चलते हैं, अब आपको थ्योरी, आपका टारगेट होगा, आपका लक्ष्य कैसा होगा? केवल आपका लक्ष्य होगा कि 18 तारीख से बोर्ड एग्जाम। तो अब चलते हैं इसी वीडियो में दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन आपका कहता है 0.2 mm चौड़े एक रेखा छिद्र से 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर 5 mm पर प्रथम निम्निष्ठ पाया जाता है। तो पूछा क्या गया? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या पहचानेंगे? पूछा क्या गया? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। तो देखो सबसे पहले एक बात आपको बताएं कि उसने कहा क्या है, उसका क्वेश्चन क्या कहने का? केंद्रीय, सबसे पहले क्या हो जाएगा बेटा? केंद्रीय उच्चिष्ट, है ना, केंद्रीय उच्चिष्ट। ठीक है। अब केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर, कैसे? केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर क्या हो जाएगा? दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठ, प्रथम निम्निष्ठ क्या हो जाएगा? प्रथम निम्निष्ठ। आगे बेटा प्रथम निम्निष्ठ के लिए, अब प्रथम निम्निष्ठ के लिए क्या होगा बेटा? प्रथम निम्निष्ठ के लिए हम बेटा चलते हैं कि आपका जो फंडामेंटल फार्मूला है वो क्या है बेटा? जब कभी प्रथम निम्निष्ठ के लिए जाएंगे तो इस पे एक एंगल बना के चलता है, ये कौन सा? साइन थीटा। क्योंकि देखा होगा आपने तरंगे इस टाइप की खींची होंगी, इस टाइप की, तो ऐसे ऐसे चलती, जो ऊपर की ओर चलती हैं वो साइन में कन्वर्जन होता है उसका। तो फार्मूला क्या बना? ई साइन थीटा बराबर क्या बना आपका? लेमडा। क्या हो गया? लेमडा। अच्छा एक बात आपको और बता दें कि जब प्रथम निम्निष्ठ की ओर चलेगी तो हम ऐसा भी इसको लिख सकते हैं भाई कि ई थीटा इक्वल, साइन को उठा दे, बराबर लेमडा, या थीटा का मान हम निकाले भाई, थीटा बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं? लेमडा अपॉन ई। कोणीय मान जब पूछेगा तो फार्मूला आपका क्या हो गया? फार्मूला आपका बना थीटा बराबर लेमडा अपॉन ई। ठीक है। अब क्या होता है बेटा? बात किसकी करता? पर्दे की। अतः पर्दे पर, किस पर? पर्दे पर बात किसकी हो रही? पर्दे पर। डी दूरी पर पर्दे, डी दूरी, कैपिटल डी दूरी होती है ना पर्दे पर, तो डी दूरी पर रखे पर्दे पर इनके बीच की दूरी। कैसे बेटा? पर्दे पर डी दूरी के साथ, आपको बस इतना लिखना है, डी दूरी के साथ पर्दे पर क्या होता है बेटा? दूरी मान लेते हैं एक्स। फार्मूला क्या हो गया बेटा? लेमडा अपॉन ई इंटू डी। अच्छा बच्चों, आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, आपको आंसर यहाँ देना है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना क्या, क्योंकि देखो आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको मालूम होना चाहिए, तो आपको फिल जरूर करना है। यहाँ राइट आंसर आपको देना क्या है? थीटा का मान है लेमडा पानी, थीटा का मान है लेमडा पानी, और यहाँ पर फार्मूला एक्स बराबर लेमडा पानी इंटू डी। तो यहाँ पर अगर लेमडा अपॉन ई की जगह मान रखा जाए थीटा का, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा ये आपको बताना है। बात समझ में आ गई?
x बराबर यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा जबकि लेमडा अपान ई थीटा का मान हो, ठीक है ना। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। अब आगे की ओर चलते क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है बेटा, x का मान कितनी दूरी है बेटा, दूरी कितनी दोनों ओर पर्दे से, उच्चिष्ट के दोनों ओर 5 mm 5 मिलीमीटर। तो इसको हम क्या लिखते हैं, 5 गुणा 10 की घात -3 मीटर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बेटा, 5 गुणा 10 की घात -3 मीटर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ई का मान कितना है, 0.2 mm, ठीक है ना, 0.2 mm। अब क्या हो जाएगा, तो मान क्या होगा, 2 गुणा 10 की घात -4 मीटर। देखो इसको चेंज कैसे किया, 1 mm जो होता है वो 10 की घात -3 के मीटर के बराबर चलता है। तो ये तो हो गया 10 की घात -3। अब यहाँ एक पॉइंट और लगा पहले से, जब पॉइंट लगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 3 से 0 कितने बन गए इसके, 3 0 तो पहले से थे और 1 पर लगा दशमलव, तो इस हिसाब से 0 कितने हो गए, 4, ठीक है ना। 1 अंक में दशमलव तो 4 हो गए। अब आपके पास कौन से मान आ गए, एक मान ये आ गया, एक ही आ गया। फार्मूले में आपको मान निकालना है डी का, लेमडा का मान आपको पहले से मालूम है। अच्छा डी का मान क्या है, दूरियां कितनी हैं, जरा ये गौर से पहचानो बेटा कि कितनी दूरी पर है, दूरी पर्दे से छिद्र की कितनी दूरी है रेखा पर, 2 मीटर की। कितने मीटर की, 2 मीटर की। तो एक मान, दो मान, तीन मान, मान किसका पूछा गया, लेमडा का। किसका पूछा गया बेटा मान, लेमडा का मान। अच्छा लेमडा का मान कैसे निकलता है, लेमडा का मान हम निकालेंगे बेटा आपका 15 गुणा 10 की घात -3 लेमडा अपान 2 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 2, ठीक। एक्स की जगह एक्स का मान, लेमडा की जगह लेमडा का मान, ई की जगह ई का मान और डी की जगह डी का मान, ठीक है ना। इस तरीके से आपके ये मान हो गए, बात समझ में आ गई होगी। एक्स का मान ये, लेमडा का मान ये, ई का मान ये और डी का मान ये। अब कैलकुलेशन क्या करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा। अब इसका गुणा इधर करना है ना, इसका इसमें गुणा कर दें। तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, लेमडा बराबर आ गया 5 गुणा 10 की घात 5 ये 4 ये 3 ये, गुणा में घाते क्या होती हैं, गुणा में घाते ऐड क्या होती है बेटा, जुड़ जाती हैं। क्या हो जाती है बेटा, जुड़ जाती हैं। तो गुणा में घाते जब जुड़ी तो 4 ये 3 ये, तो 4 3 कितना हो गया, 7। कितना हो गया, 7। तो लेमडा बराबर आ गया 5 गुणा 10 की घात -7। संभवतः आपको समझ में आ गया होगा कि लेमडा का मान कितना हो गया, 5 गुणा 10 की घात -7 मीटर। अच्छा एक आंसर आप ये भी लिख सकते हो, एक आंसर और आपको बताएं कि इसका दूसरा आंसर क्या बनेगा। दूसरा आंसर आपका बन सकता है बेटा कि लेमडा बराबर 5 गुणा 10 की घात, गौर से समझना आपको, 5 गुणा 10 की घात -7। अब अगर हम 10 की घात -3 का गुणा और 10 की घात -3 ये प्लस कर लो, प्लस का गुणा और भाग कर दे। जब प्लस का गुणा किया तो 5 से बना 5000, भाई 3 जीरो है ना इस पर प्लस के, तो 5 में 3 जीरो जोड़ दिए 5000, और ये थे प्लस के। तो ये जो प्लस का था ये ऊपर जाके किसका हो गया, ये हो गया आपका माइनस का। किसका हो गया, माइनस का। ये प्लस का था ऊपर जाके किसका हो गया, माइनस का। तो लेमडा बराबर इस हिसाब से क्या बना आपका 5000 गुणा 10 की घात 7 और 3 कितना हो गया 10। जब तक 10 की घात 10 है, जब तक 10 की घात -10 है तब तक तो आपका ठीक है, तब तक तो ये मीटर है। लेकिन अगर हम इसको एंगस्ट्रॉन में बदलें तो आप सभी लोग जानते होंगे बेटा कि 1 एंगस्ट्रॉन का मान 10 की घात -10 मीटर होता है। होता है कि नहीं होता है, होता है। तो इसको अगर हटा दिया तो इसको हटाने के बाद क्या हो जाएगा 5000 एंगस्ट्रॉन भी हम इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों जहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आया है और आपको समझ में। अच्छा एक बात और आप बताएं, 2 क्वेश्चन इसी टाइप के आपको देते हैं, एक ये और एक ये, और दोनों को आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में दोनों के आंसर बताने हैं। तो किस टाइप से आपको बताते हैं बेटा, जैसे पहला क्वेश्चन था आपका, पहला क्वेश्चन जिसमें आपका मान दिया गया था n का,
तो रेड पेन से लिखते हैं। आप पहचान लेना कि रेड पेन से दिया हुआ क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। एन का मान थोड़ा चेंज करते हैं, 2.5, ठीक है ना। लेमडा ए, बहुत ध्यान से समझना आपको, लेमडा ए का मान हमने कर दिया आपकी बार 8000 एंगस्ट्रॉम, ठीक। तो मान पूछा है पहले ऑप्शन पर लेमडा जी का मान, ओके। एक क्वेश्चन आपका ये हुआ। अब दूसरा क्या होता है बेटा, इसी का दूसरा भाग था इसका वी का मान, जिसमें क्या हो जाएगा बेटा मान वी बराबर क्वेश्चन मार्क। सवाल को आप गौर से देखेंगे, कितना मान थे, एक और एक, दो ही मान तो थे सवाल में। हमने भी आपको दो मान दे रखे हैं, कौन से, 2.5 और 8000 एंगस्ट्रॉम। दो मान आपको निकालने हैं, ठीक है ना। इसको आप नोट करें और इसको आप, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या होगा, है ना। अब आते हैं बेटा इसी क्वेश्चन पर, और इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन ये इसमें इसी टाइप का आपका दूसरा क्वेश्चन है जिसको हम देते हैं, ये आपको करना है। और क्या क्या है इसमें, देखो आपका इसमें भी दिया क्या गया था सबसे पहले, इसमें सबसे पहले एक्स का मान, तो हमने दिया एक्स का मान, फिर लिखा था ई का मान दे दिया, और इसके बाद दूसरा मान क्या था आपका बेटा, डी का मान, रेखा छिद्र से खींची गई पर्दे के बीच की दूरी, वो क्या हो गया, 3 मान हो गए। लेमडा का मान आपको निकालना है, तो एक्स का मान हम जैसे दे देते हैं आपको, क्या होगा बेटा, यहाँ लिख देते हैं 10 mm, कितना 10 mm। अच्छा ई का मान 0.4 mm, ठीक। और पर्दे के बीच की दूरी दे दी हमने 4 मीटर। 1 2 3, 3 मान थे, 3 मान दे दिए सेम टू सेम। अब आपको इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, बात आ गई समझ में आपको। आपको इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना था, और एक इससे पहले दिया था आपको वो। कुल मिला के एक क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन आपके हो गए। अच्छा, इससे कुछ रिलेटिव थ्योरी भी है जो कि आपको बताते हैं बेटा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी है वो। अब वो थ्योरी क्या है आपकी, कि जैसे आपको दिया गया तरंगों का व्यतिकरण। अब तरंगों का व्यतिकरण कई बार पूछे गए हैं कि जब, अब देखो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, इसकी परिभाषा आपको तैयार करनी है। बता दें कि जब हर प्रकार से समान तरंगे, हर प्रकार से समान तरंगे कौन कौन सी, आवृत्ति, आयाम, तरंग दैर्घ्य, तरंगों में क्या जो जो भाग होते हैं कैसी हो, बराबर हो, कैसी हो बेटा, बराबर हो। तो फिर क्या होता है, किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में, जैसे कोई ये माध्यम है ना, ये एक साथ चले, कैसी चले, एक साथ एक ही माध्यम में चलने के बाद कैसी हो जाए, प्रसरित हो जाए, फैल जाए, एक ही साथ प्रसरित हो जाए, फैल जाए। तो प्रसरित हो, तो उनके अध्यारोपण से निर्मित परिणामी तरंग की तीव्रता, परिणामी तरंग की तीव्रता नहीं आई, परिणामी तरंग की तीव्रता अलग अलग तीव्रताओं से भिन्न होती है। जो तीव्रताएं आई वो सबसे भिन्न होंगी। तो इस घटना को क्या कहा जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप इसको शॉर्ट लेके आप इसको तैयार कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस घटना को कहा जाता है व्यतिकरण। अच्छा, इसके 2 भाग भी हैं। इसके कितने भाग हैं, 2 भाग। कितने भाग बेटा, 2 भाग, ओके। कौन सा, पहला सपोसी व्यतिकरण और दूसरा है विनाशी व्यतिकरण। कौन सा, जो बेटा लाइव देख रहे होंगे, यहीं से थोड़ा कंफ्यूज हुए थे, वहीं से हमने क्लास को स्टार्ट किया है। और पहले तो 2 न्यूमेरिकल आपको रिलेटिव बता दिए, अब इससे इसकी थ्योरी बता दे रहे। क्या है बेटा, सपोसी व्यतिकरण और दूसरा है विनाशी व्यतिकरण। 2 भाग हो गए। अब इन 2 भागों में सपोसी व्यतिकरण की परिभाषा क्या है, क्या दिया गया बेटा, कि अब इसकी परिभाषा आपको गौर से समझनी। परिभाषा क्या है, जब तरंगे अनुकूल कला में प्लस आरोपित यानी अध्यारोपित होती हैं। जब तरंगे अनुकूल कला में अध्यारोपित होती हैं तो उनके अध्यारोपण से निर्मित परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम हो जाती है। कैसी हो जाती है बेटा, परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम हो जाती है। अब इसके अभी एक और टॉपिक बताएंगे इसका बेटा। तो क्या हो जाती है बेटा, परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम हो जाती है। इसे क्या कहा जाता है, इसे सपोसी व्यतिकरण कहा
जाता या कहा जाता है, या ऐसे कहते हैं, कहा जाता है, या इससे इस घटना को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, है ना। बात समझ में आ गई आपको। यह कहा जाता है, कभी कभी देखो अगर ये आपको लैंग्वेज कठिन लग रही हो, कहा जाता है तो कहते हैं ऐसे लिख लेना, इसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसे संपोषी व्यतिकरण कहा जाता है, या इस घटना इसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। अब बात आई आपकी दूसरी विनाशी व्यतिकरण की। तो विनाशी व्यतिकरण क्या होता है? जब तरंग, देखो डिफिनेशन पूरी है, अंतर भी पूछता है इनका, तीन अंतर पूछ देता है बोर्ड एग्जाम में। तो अब ये संपोषी की होगी, बेसिक विनाशी व्यतिकरण की बताते बेटा, पूरी चेंज कर दो। क्या हो बेटा? जब तरंगे रहेंगे, वही केवल थोड़ा सा शब्दकोश बदलेगा। जब तरंगे अनुकूल है तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। क्या होगा बेटा आपका? प्रतिकूल कला। क्या होगी बेटा? प्रतिकूल कला में अध्यारोपित, वो कैसा है? अनुकूल, और ये कैसा होता है? ध्यान रखना, विनाशी में प्रतिकूल और संपोषी में अनुकूल। तो प्रतिकूल कला में अध्यारोपित होती है तो इनके अध्यारोपण, तो इनके अध्यारोपण से निर्मित, तो इनके वही है पूरी लैंग्वेज, उनके यानी के अध्यारोपण से निर्मित परिणामी, सेम टू सेम। देखो आपको याद करने का भी तरीका बहुत सारा। परिणामी तरंग की तीव्रता कैसी होती? उसमें क्या होती है बेटा? अधिकतम। उसमें क्या होती? अधिकतम। तो इसमें क्या होगी बेटा? उल्टा बताओ तुरंत, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है आप सबको, ये भी आंसर देना। परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूनतम क्या हो जाएगी आपकी बेटा? न्यूनतम होती है, न्यूनतम होती है। ओके, इसे विनाशी व्यतिकरण क्या कहते हैं बेटा? विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, है ना बेटा? है ना बच्चों? तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा इनके दोनों के डिफरेंट, दोनों के अंतर। अच्छा, एक क्वेश्चन छोटा टाइप का थोड़ा ले लेते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का, बहुत ही सरल, जो कई बार पूछा जाता है। व्यतिकरण की घटना से क्या प्राप्त होता है? देखो क्वेश्चन समझिए आप। क्वेश्चन क्या है? जैसा क्वेश्चन आपका बना, व्यतिकरण, क्या बेटा? व्यतिकरण की घटना प्राप्त होती है। अब किससे प्राप्त होती है ये पहचानना है ना। और इसके बाद हम बताएंगे आपको कमेंट बॉक्स में इस चैप्टर की और 2-3 टॉपिक हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं कि व्यतिकरण की घटना प्राप्त होती है। अब आंसर, राइट आंसर आपको देना है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों ऑप्शन आपको देते हैं। केवल अनुदैर्ध्य तरंग द्वारा, केवल अनुदैर्ध्य तरंग द्वारा, है ना? ठीक। दूसरा होगा केवल क्या होगा बेटा? अनुप्रस्थ, एक अनुदैर्ध्य, दूसरा अनुप्रस्थ यांत्रिक, इसमें यांत्रिक तरंगे होती है, यांत्रिक तरंगों द्वारा। तीसरा होगा केवल चुंबकीय, इसमें क्या हो जाएगा बेटा? तीसरा केवल चुंबकीय, ठीक है ना, तरंगों द्वारा। और चुंबकीय कोष्टक में लिख देना विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा। और चौथा ऑप्शन होगा आपका उपर्युक्त, यानी उपर्युक्त सभी। बात समझ में आ गई बेटा? तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा 4 ऑप्शन इसके कौन कौन से? केवल अनुदैर्ध्य तरंग द्वारा, केवल अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगों द्वारा, केवल विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा, और चौथा उपयुक्त में सभी।
तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना है कि इसका आखिर आंसर कौन सा सही होगा। और अन्यथा आपको बता दें, इतना आपको एक हिंट्स दे देते हैं, इसके बाद आपको बताना होगा कि बेटा जब कभी व्यतिकरण घटना होती है तो हमने जो लैंग्वेज आपको बताई थी, तो अगर उसके हिसाब से चले तो हमारी लैंग्वेज क्या करती, तरंगों का व्यतिकरण जब हर प्रकार से समान हो, क्या हो बेटा, हर प्रकार से समान हो, चारों तरफ से बराबर हो, चाहे चाहे आवृत्ति हो, चाहे आयाम हो, चाहे वो तरंग दैर्घ्य हो, तो ऐसे माध्यम को फैलने की या विस्तृत होने के द्वारा परिणामी तीव्रताओं भी अलग अलग भिन्न भिन्न प्राप्त हों, तो इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। तो अब आपको इसका इस लैंग्वेज से इसको समझना है कि क्या कह रही थी थ्योरी आपकी, कि व्यतिकरण की कैसे भी क्यों कोई नहीं घटनाएं हो, सब एक समान अवस्था में पाई जाए। तो जब एक समान अवस्था में पाई जाती तो ये तीन अवस्थाएं हैं, अब तीनों क्या हो जाती हैं, तो आप समझ में आएगी कि क्या ये तीनों इस व्यतिकरण घटना में पाई जाएंगी या नहीं पाई जाएंगी। इतना फिर भी हिंट्स देते हैं कि जब तीनों घटनाएं एक में, और व्यतिकरण में सारी घटनाएं एक साथ होती हैं, एक ही होती हैं, आवृत्ति समान कला में होती है, समान तरंगे होती हैं, तो अब तरंग ये भी, तरंग ये भी, तरंग ये भी, और तरंगे कैसी होती है, जब हर प्रकार से समान तरंगे। तो आप समझ चुके होंगे, और अगर समझ चुके हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे। ओके बेटा, तो एक क्वेश्चन आपका और लेते हैं, उसको आपको बताना होगा बेटा कि आपका आपका दिया गया जैसे ध्रुवित प्रकाश है ना बेटा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपका। ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश इस चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए हम प्रयोग करते हैं ना बच्चों, आपके बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, ऑप्शन 1, 2, 3 और 4th। इसका आंसर आपको बताना होगा। आपको बता देते बेटा, ध्रुवित ये पहला होता है फिल्ट कांच, कांच का प्रिज्म, पहला होता है फिल्ट कांच का प्रिज्म। दूसरा इसका आंसर होगा NaCl का सोडियम क्लोराइड का प्रिज्म, ठीक है ना। तीसरा आंसर इसका होगा निकोल यानी निकिल प्रिज्म, ठीक है। चौथा आंसर होगा इसका बाई प्रिज्म, बाई माने दो, बाई या डाई बने होता है दो। तो इसके 4 ऑप्शन आपके पास में ये चारों हैं, तो इन चारों में से आपका सही आंसर कौन सा होगा बच्चों, आप बता सकते हो। अगर नहीं बता सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो अगर आप बता सकते हो तो इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ना। वैसे आपको इतना हम बता दें बेटा, ये थोड़ी हिंट्स दे दें कि जब कभी, या इसका राइट आंसर होगा, आपको तैयार करना है। एक क्वेश्चन हम भी अटेंड करके आपको बता दें कि ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका, निकिल कॉल प्रिज्म का। किसका, इज राइट आंसर 3rd वाला, है ना बेटा। तो और अब देखो, एक क्वेश्चन हमने बताया, तो एक क्वेश्चन आपका तो बनता ही है, वही बनता जो आपको बताना है। तो वो क्या होगा बेटा, द्वितीयक तरंगिकाओं, क्या होगा बेटा, द्वितीयक तरंगिकाओं की कल्पना सर्वप्रथम की थी, ठीक है ना। अब किसने की थी, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका राइट आंसर आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में। पहला आंसर होगा आपका न्यूटन दिया गया है, ठीक है ना। दूसरा है मैक्सवेल ने। तीसरा आपका आंसर है
हाइगेन ने, ठीक है ना। और चौथा ऑप्शन है इसका फ्रेनेल ने, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके 4 आंसर हुए। चारों ऑप्शनों में आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के, जैसे इसमें विवर्त और व्यतिकरण, काफ़ी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। फिलहाल तो आपको इन चारों ऑप्शन में राइट आंसर देना है कमेंट बॉक्स पर, है ना, कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, क्योंकि लाइव में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो लाइव जब चलाई थी तो उसमें नेटवर्क का इशू आया, तो हमने इसका वीडियो बना के डाल दिया है ना बच्चों। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक बार मुस्कुरा के लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में राइट आंसर, इसके 2 क्वेश्चन जो 3 जो दिए गए हैं उनके आंसर लिखना नहीं भूलेंगे। आप मेहनत करेंगे, और जब मेहनत करेंगे, देखो मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो 100% की गारंटी है कि आपके अच्छे अंक प्राप्त आप कर सकेंगे। सो आपका अच्छे से रिजल्ट आए, ठीक है ना। तो कमेंट करना और शेयर करना, लाइक करना ये ना भूलें। कमेंट बॉक्स में, अच्छा हाँ, न्यूमेरिकल सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।